हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। ठंड पड़ रही है दवा के आज तो। हाँ, ठंड पड़ रही है। पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोलने वाला था, क्योंकि सर्दी दोपहर में भी मॉर्निंग जैसी थी। हाँ, मॉर्निंग लग रही है। और बताइए सर, कैसे हैं बस ठीक ठाक है, चल रहा है। आप? तो सर क्यों जरूरी नहीं है कैब? नहीं, कैब देखिए ऐसा है। जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई जो इलीगल, जो देखिए दो चीजें हैं इशू। हम्म। एक इशू तो ये है कि भाई रिफ्यूजीज आए हैं देश, हम्म। जो कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बाहर से है ना जी। हम्म। तो उसके लिए यूएन ने एक पॉलिसी दे रखी है, यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया भी सिग्नेटरी है, उसको एक्सेप्ट करता है वो। हम्म। और दुनिया के सभी कंट्रीज ने पॉलिसी बना रखी है उसके ऊपर। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई माइनॉरिटी किसी भी कंट्री की होती है, उसका अगर उस पर अत्याचार होता है, वो किसी भी देश में जाता है अपना शेल्टर लेने के लिए, हम्म। तो उसके लिए वो देश जो है सिंपैथेटिकली उसको ट्रीट करेगा। तो अब ये रिफ्यूजी आप हमारे यहाँ आए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, भाई आप रिफ्यूजीज को दे दीजिए, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी वर्ड डाल दीजिए उसमें। एक्चुअली ये कोई इनका बनाया हुआ ड्राफ्ट तो कानून है नहीं, ये तो यूपी ने शुरू किया था। हम्म। जो कानून उन्होंने अभी पास किया है वो यूपी ने शुरू किया था। जी। इन्होंने नहीं लाए हैं, ये पहले से ही है। पता इसको है, वो तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया है इन्होंने। अमित शाह जी ने भी बोला था उस दिन आज तक के एजेंडे में। तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो होती है वो राइट वर्ड था, उससे किसी को दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने जो हिंदू, मुसलमान, सिख, मुसलमान को हटा के हिंदू, सिख, बुद्ध ये कर दिया है। इसमें अब दो चीज हुई। एक चीज तो ये हुई कि आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू शब्द डिफाइन किया है, उसके मुताबिक सिख और बुद्ध भी हिंदू ही हैं। अब बात समझिएगा यहाँ पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि हिंदू जो है वो एक रिलीजन नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो एक रास्ता है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि हिंदू जैसे ही आपने उसको धर्म बनाया, रिलीजन बनाया, सॉरी, उसको अगर आप धर्म को रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर इसका बंटवारा हमारे अंदर ही हो जाता है। सिख अलग हो जाते हैं, ईसाई अलग हो जाते हैं, ईसाई तो खैर अलग है ही, बुद्ध अलग हो जाते हैं और जैन अलग हो जाते हैं। सिख ये कहते हैं कि भाई अगर आप हिंदुत्व धर्म बनाते हो तो हम आपका हिस्सा है ही नहीं, हम, हमारा भी धर्म है, हमारा भी रिलीजन है। फिर तो एक तो ये जो शब्द है जो किसी ने उसको उठाया नहीं, जब मैं एक हिंदू होने के नाते उठा रहा हूँ कि आप धर्म को रिलीजन में कन्वर्ट मत कीजिए, इससे हमारा अंदर का ही बंटवारा हो जाएगा। 740 पंथ है हमारे, किस पंथ की बात मानेंगे आप? और वो भी दो भागों में हुए हैं, द्वैत और अद्वैत। नहीं सर, ये तो मंदिर वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें दो बड़ी तगड़ी गलती की उन्होंने, जो हमारे धर्म को ही नुकसान पहुंचाती है। मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है उसका। एक तो ये नुकसान पहुंचाती है जिसमें डेटी को आपने लिटिगेंट मान लिया। हमारा सनातन धर्म इस बात को कहता है कि भाई पत्थर जो, देखिए जो ईश्वर, जो सोवरेन पावर है वो ईश्वर में निहित है, ये हमारे धर्म की टीचिंग है। अब आपने क्या कर लिया कि जब उसको लिटिगेंट मान लिया रामलला को, और उसका रिप्रेजेंटेटिव आपने प्रीस्ट को मान लिया, ये दूसरा आपने अत्याचार किया हमारे सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ राजा ही ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। अब चलिए मान लिया राजा नहीं है तो स्टेट है, भारत सरकार ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब आपने पुजारी को रामलला का कस्टोडियन मान लिया उसमें। दूसरा आपने क्या गलती की, पुराणों को, जो पुराण जो है बड़े डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल नहीं है ये। पुराणों में काफी लोगों ने घुसा दिया है अपना अपना व्यू, उसको आपने एविडेंस मान लिया। तो ये जो धर्म, हमारे धर्म को रिलीजन में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है ना, ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही है।
एक तो मुद्दा मुझे उसमें ऑब्जेक्शन ये था, लेकिन ये लोग बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसमें आपने मुसलमान को क्यों छोड़ दिया भाई? किसको छोड़ा आपने मुसलमान? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये धर्म मेंशन ही नहीं करते और खाली आप माइनॉरिटी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी वर्ड रहने देते, तो उसमें ऑटोमेटिकली मुसलमान एक्सक्लूड हो गए थे। माइनॉरिटी ही दिया है, नहीं दिया है उसमें, उन्होंने धर्म का नाम दिया है। अच्छा, अब होता क्या है कि खाली सीए से प्रॉब्लम नहीं होती है, अब इसको एनआरसी से क्लब कर दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है, इन 3 कंट्री के मुसलमानों को क्यों लेना चाहिए? प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी में कहाँ ले रहे हैं हम? ले ही नहीं रहे ना। नहीं, आपने कहा ना कि भाई उनको क्यों छोड़ दिया। नहीं, देखिए हम तो उनको क्यों लेना चाहिए? हमें कहीं भी धर्म का नाम कहीं नहीं आता है। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहां आपने जातियां और धर्म की जात ही न पूछो साधु की। आप हमारे ही धर्म पर बात कर रहे हैं। हम कभी सिखों को अलग नहीं रखते हिंदुओं से। आपने सिख अलग कर दिए इसमें। नहीं, सिख इन्होंने कहा अलग किया? सिख तो अपना आप ही अलग होते जा रहे हैं। नहीं, पहले ही कर दिया आपने तो कानूनन कर दिया कि सिख अलग है हमसे। भाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था हिंदू मैरिज एक्ट जितने भी आपके पर्सनल लॉज हैं इक्वली लागू होते हैं सबके ऊपर। सिखों के ऊपर ही वही लागू होता है और हमारे ऊपर ही वही लागू होता है। अब आपने ऑफिशियली उनको अलग कर दिया कि आप अलग है हमसे, तो आप बंटवारा अपना, पहले आप अपना बंटवारा कर रहे हो, दूसरों को तुम्हारी इक्वली। दूसरा क्या है कि जब पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी आपने कहा, तो आपको धर्म का नाम लेने क्यों? धर्म का आपने सिर्फ राजनीतिक कारणों से लिया, एक तड़का मारने के लिए, और कोई मकसद उससे हल नहीं होता था। अच्छा उसको छोड़िए, अब दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ आती है, नहीं जब हम ये कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी है, तो वो माइनॉरिटी कौन कौन सी है वो भी तो बताएंगे। तो वही तो बताया है माइनॉरिटी होती है। देखिए उसमें यूएन की पॉलिसी है। देखिए यूएन क्या करता है, किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी 5% से कम कोई, एज पर द यूएन पॉलिसी, कोई भी पॉपुलेशन अगर 5% से कम है तो माइनॉरिटी मानी जाएगी एज पर द यूएन लॉज। तो अगर हम पाकिस्तान को देखें तो भाई वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, वहां पर जो है सिख, हिंदू हम जब कहते हैं तो सिख शामिल है उसके अंदर, हिंदू और ईसाई माइनॉरिटी है वहां पर। तो अब ऑलरेडी पॉलिसी, अब इसमें दिक्कत क्या है? एक दूसरी क्या दिक्कत है कि आपने बांग्लादेश को भी आपने तो इंक्लूड कर लिया। तो क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेश की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, वहां के हिंदू यहाँ आ जाए? अरे भाई नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उसके अंदर। नहीं, आपने रास्ता खोल दिया ना, आपने एक रास्ता खोल दिया। अब वो इनकरेज करेगा वहाँ के हिंदुओं को यहाँ आने के लिए। नहीं, वो क्यों इनकरेज करेगा? क्या वहाँ पर मुझे मालूम है कि 2014 का एक रास्ता खुल गया है, आगे भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन है ना मेरा कि वो क्यों इनकरेज करेगा? इसका मतलब उनको वो कंडीशन वहाँ नहीं मिल रही है। नहीं, तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए? अगर हम ताकतवर देश है तो बांग्लादेश से बात करेंगे, भाई आप क्यों कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन? ये बात आपने ठीक कही, हम ताकतवर देश। भाई अगर हम ताकतवर देश हैं तो हमें बात करनी चाहिए ना बांग्लादेश से। नहीं, ये आपने यार भाई आप हिंदुओं की माइनॉरिटी के साथ क्यों प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं? हाँ, नहीं, ये आपने ठीक कहा सर कि हम ताकतवर देश हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को किया। अगर मैं देखूं भाई क्यों भाग के आए, मैं तो कहता हूँ जब फौज आपकी वहाँ लड़ रही थी तो साला हथियार उठा के लड़ते वहाँ पे। नहीं, वो सर ठीक है, कश्मीर को भी अलग रखते हैं ना, इसी तो डेमोग्राफी चेंज ऐसे ना करें जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। अगर पूरा बांग्लादेश मुसलमान कंट्री हो जाता है तो ये हमारे लिए खतरा है। तो सर जैसे बांग्लादेश मुसलमान कंट्री हो सकता है, वैसे हिंदुस्तान में तो पूरी हिंदू कंट्री हो सकता है। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा 740 पंथ है आपके, जूतम पंजार हो जाएगी। थोड़े दिन पहले वो जो आंध्रा के, उनमें भी तो 72 है। आंध्रा के जो वो थे सर, उनमें भी तो 72 है। शैव वाले धर्म के मानने वाले थे। नहीं, ठीक है सर, लड़ाई कर दी थी, हम तो अलग धर्म करेंगे, हम तो हिंदुओं का हिस्सा नहीं है। सर उनमें भी तो 72 है। नहीं, 72 को छोड़िए, अपना घर पहले साफ कर लीजिए सर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम अपना घर तो ठीक कर रहे थे। दूसरों को गाली देने से पहले अपना घर साफ कर लीजिए। सर वही तो कह रहा हूँ, हम अपना घर ही तो ठीक कर रहे थे। कहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ के लोगों को कोई भी दलित इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सर ऐसा नहीं है, इसमें मैं बताऊँ आपको, ये जो आज हो रहा है ना, तो बहुत से टीवी चैनल में क्या बता रहे हैं, सरकार ने इसको पहले भापा नहीं है, सरकार को कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह का आंदोलन हो सकता है। मैं आज से 2.5 महीने पहले की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। मैं एक मीटिंग में था और ये बात उस मीटिंग में पहले ही बता दी गई थी कि हुआ क्या है कि 2014 में जब सरकार बनी
तो थोड़ी सी पीड़ा हुई, लेकिन जब 2019 में सरकार रिपीट हुई और उसके बाद 370 हो गया, तो जितने भी अलगाववादी गुट थे कश्मीर में जो परास्त हुए, उसके अलावा जिनको भी पंजाब में खालिस्तानियों को सपोर्ट दी जा रही थी, वो कश्मीर का गुट, खालिस्तानियों का गुट, इसके अलावा जो माओवादी हैं वो, और इसके अलावा जो अति दलितवादी हैं, अति शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, अति दलितवादी, ये और जो कुछ इस्लामिक गुट है, ये एक मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये रिपोर्ट 2.5 महीने पहले की है। ये आज ये तो मैं जब फौज में था 2004 में, हमारा जब का असेसमेंट था, बहुत पहले चल रहा है। तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी इसके बाद जब ये नई सिचुएशन है, सरकार आई, उसमें फिर इन्होंने पूरा गठजोड़ बना के ये किया। ये उस समय ही बता दिया गया था कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है और गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को सब पता है। ये मेरे को 2.5 महीने पहले पता था। देखिए, लेकिन मेरा सिंपल एक चीज ये है कि भाई जब 47 में आपने एक हिस्सा मांग लिया, आप चले गए, आपका एक नारा था कि हम इन काफिरों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो क्यों रहने आ रहे हो आप? और यहाँ जो रह गए थे जी, हमें तो यहाँ से बड़ा प्रेम था, बड़ी मोहब्बत थी। तो जब बड़ा प्रेम था, बड़ी मोहब्बत थी, और हमने उनको त्याग दिया है, तो उनको गले लगाने के लिए इतने सड़कों पे क्यों निकल रहे हो? नैरेटिव बोल रहे हो ना, ये आरएसएस वाले आपको बता रहे हैं। ये आरएसएस नहीं सर, ये तो समझ में आता है ना। मालूम सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी आरएसएस वालों के साथ क्या है? ये दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। नहीं सर, हम डिफेंस से अगर एक्सपर्ट है तो आप हमारी बात थोड़ी बहुत सुन लीजिए, आप अपना ओपिनियन बाद बना लीजिएगा। मैं तो सुन रहा हूँ। देश का बंटवारा न जिन्ना ने किया न नेहरू ने किया, आप समझिए इस बात को। हम अंग्रेजों को कैसे भूल जाते हैं? देश का बंटवारा अंग्रेजों ने किया। उन्होंने क्यों किया? सर केवल अंग्रेजी जियोपॉलिटिक्स एक नाम की चीज होती है सर। नहीं पता है, वो तो जो रशियन वहां से बढ़ रहे थे, वो पता है मेरे को। हम उसको बहुत छोटे स्तर पर उसको डिस्कस करने लगते हैं। जो देश का बंटवारा हुआ है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस की वजह से हुआ है। नहीं वो ठीक है सर, वो तो यूज किया अंग्रेजों ने। नहीं सर, अंग्रेज तो चाहते थे, अंग्रेजों ने कर दिया। अंग्रेजों ने अमेरिका चाहता था, क्यों चाहता था अमेरिका? लेकिन ये उसके गुट में क्यों गए? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सिचुएशन चेंज हो गई। ये उसके गुट में क्यों गए? कौन? जिन्ना साहब। अरे तो भाई अंग्रेज चाहते थे। नहीं अंग्रेज चाहते थे तो ये बाकी लोगों को लेकर अंग्रेजों नहीं, अंग्रेज सावरकर ने भी वही भाषा बोली जो अंग्रेज चाहते थे। चलिए सर वो भी ठीक है, चलो अंग्रेजों ने चाहा, जिसने भी चाहा, लेकिन एक चीज हो गई ना। नहीं सर वो तो ठीक है, अंग्रेजों ने चाहा, जिसने भी चाहा वो हो गया। उठाओ इस बात को। नहीं वो ठीक है, वो सर उन्होंने चाहा, उन्होंने कर दिया। नहीं सर ठीक है, अंग्रेजों ने चाहा वो हो गया। 15 अगस्त 47 को हो गया। आपने एक हिस्सा ले लिया, ठीक है, अच्छा चाहा बुरा चाहा जो भी चाहा हो गया, ठीक है, लेकिन आपने एक हिस्सा ले लिया और आपने ये कह के लिया कि भैया हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, हम 2 कौम है, 2 कौम भी छोड़ दिया। आपने ले लिया अपना हिस्सा और लड़ के लिया और मार काट करके लिया, कोई प्रेम मोहब्बत से नहीं लिया। तो फिर क्यों चाहते हो कि हम वो वापस यहाँ पर आए? कौन मुसलमान आ रहा है भाई? मैं बता देता हूँ आपको सर। 1967 का जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पारित हुआ था, वो क्यों पारित हुआ था? उसके पीछे क्या लॉजिक था सर? वो तो 47 में आजादी मिल गई, अलग हो गए, लेकिन 20 साल बाद पारित करना पड़ा उसको 1967 में। उसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ से जो जाने वाले थे वो गए, और उसके बाद लगातार 15 साल तक ये स्थिति रही कि यहाँ से गए और वहां से वापस आते भी रहे और आके दोबारा यहाँ बसते रहे। पाकिस्तान ने उसी समय कर लिया था कि जो हिंदू वहां से आए थे उनकी प्रॉपर्टी को उसने एक्ट बना के अपने सरकार के कब्जे में ले लिया था। हिंदुस्तान ने नहीं किया था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हमारे यहाँ भी है जी, उसको बोलते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, शत्रु संपत्ति एक्ट। आवाज नहीं आ रही सर, कम आ रही आवाज आपको? उसको बोलते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है ये। हाँ, शत्रु संपत्ति एक्ट। हाँ, शत्रु संपत्ति। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 67 में पारित हुआ वो। तो 67 में 20 साल बाद क्यों पारित हुआ? उसके पीछे रीजन था, उससे 2 साल पहले 65 की लड़ाई हुई थी, जिसमें यहाँ के रहने वाले जिन्होंने ये कहा था कि हमने बड़ी प्यार मोहब्बत से इस धरती को अपनाया, उनको बड़ा धक्का लगा था।
और उस धक्के में बेचारे वो इतने परेशान हुए कि वो यहाँ से छोड़ के वापस वहां चले गए फिर कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोग बाकायदा यहाँ दोबारा आ रहे थे। जब गवर्नमेंट को लगा कि ये चालाकी कर रहे हैं तब वो 67 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लेके आए। तो ये क्या कि वहां से कोई नहीं आया, वहां से बड़ी संख्या में लोग वापस आए, वहां भी जमीन ली, यहाँ भी ली। और पीछे लॉजिक उनका जो दूसरा था कि एक दिन इसको भी इस्लामाइजेशन करना है। तो 67 का प्रॉपर्टी एक्ट इस वजह से आया था और ये कांग्रेस ही लेकर आई। अच्छी बात है वो, हाँ सही है। और 71 की वार में भी यही हुआ कि 71 की वार जो हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, फिर लोगों को बेचारों को बड़ा धक्का लगा यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया, हम जिस काम के लिए रुके थे वो तो पूरा नहीं हो रहा है। तो बड़ी पीड़ा हुई, हिंदुस्तान से प्यार करने के बाद भी पीड़ा हो रही थी उनको। वो फिर चले गए वहां पर। और फिर आप चाहते हैं वहां से सारे लोगों को यहाँ इनको बुलाने जिन्होंने इसको तोड़ा है। हाँ, अब देखिए, अब ये CAA सिर्फ इशू नहीं है, इशू जो है NRC है। हम जो कल बात कर रहे थे वो NRC की बात कर रहे थे। अब आप NRC लाएंगे, अब मुझे भी लाइन खड़ा होना पड़ेगा, मुझे भी अपने बाबा की संपत्ति का निकालना पड़ेगा, मुझे भी अपने फादर का निकालना पड़ेगा, अपनी वाइफ का निकालना पड़ेगा। क्योंकि NRC की जो पूरी अप्रोच है, जो अमित शाह ने कहा कि भाई जैसे आसाम में हो रहा है वैसे ही करेंगे हम। नहीं, उसमें परिवर्तन का बोला उन्होंने। नहीं, मैंने वीडियो कॉल शेयर किया उसमें, जो उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने जो इंटरव्यू लिया राहुल कंवल ने, और जो उसका पहले का है कि भाई आसाम की तरह होगा वो। नहीं, हाँ ये है कि NRC जो आसाम में लागू था उसको हिंदुस्तान लागू करेंगे, तो लेकिन उसकी प्रक्रिया को कैसे सिद्ध करेंगे अपनी इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबल करेंगे, ये बोला। क्या करेंगे, उसने जवाब ही नहीं दिया, बोला तो सरकार डिसाइड करेगी। नहीं सर, दिया, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिया है मान लेते हैं। तो भाई क्या करोगे आप उसमें, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो एंग्जाइटी है। ठीक है, मुसलमान भी तो ये पूछ रहा है, वही तो एंग्जाइटी है मुसलमान की भी, और वो मुसलमान को थोड़ी हमारी भी है। जैसे आधार के लिए आप लाइन में खड़े हुए थे, जैसे वोटर लिस्ट बनवाने के लिए आधार खड़े होते हैं, इसके लिए भी मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा मेरा बाप शिवचरण सिंह था। आधार में मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा काम नहीं है। मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट है, मेरे फादर का स्कूल का सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी की जमीन है, मेरे बाबा जी की जमीन है। आसाम में जेल नहीं चला, आसाम में आपको मालूम है कि हिंदू डिटेंशन सेंटर में जाता है मुसलमानों से। सर वो जो भी रीजन है, लेकिन ये कि उसकी वजह से हमें नहीं करना चाहिए देश के अंदर, तो ये ठीक नहीं। ऐसे साहब राजपाट नहीं होता। देखिए, जब 2004 में जब NRC की जरूरत, NRC भी इनका कोई आइडिया नहीं है, NRC भी कांग्रेस का, जब यूपीए गवर्नमेंट थी उनका आइडिया है। जब सब कुछ कांग्रेस का है तो फिर दिक्कत क्या है? 2004 में UID के साथ कनेक्टेड था जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में था। तो NRC का जब इशू उठा तो ये आया कि यार इससे बवाल हो जाएगा देश के अंदर। तो एक्सपर्ट बैठे, बड़े बड़े समझदार लोग बैठे कि इसको कैसे किया जाए कि साला काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने क्या कि इसको प्रोग्रेसिवली किया जाए, पहले UID के नाम पे लाओ इसको, इसे कानून मत बनाओ, और जब UID में पूरा डाटा आ जाए उसके साथ में प्रॉपर्टी कनेक्ट कर दो, वोटर ID कार्ड कर दो, और उसके बाद में सेंसस के साथ मिला के इसको सीधे NRC में ऑटोमेटिक एंट्री कर दो। ये प्लान ऑलरेडी था। हम ये कहते हैं NRC कीजिए आप, मेरा UID ऑलरेडी है आपके पास में, उसको मेरी प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर दीजिए, उसको मेरे वोटर ID कार्ड से कनेक्ट कर दीजिए, इसमें सेंसस होने वाला है। तो पूरी कार्रवाई होगी ना 2021 में सेंसस की, लोग घर में मुझे गिनने आएंगे, उसमें मेरे UID को रीवेरीफाई करा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और NRC में नाम डाल दीजिए। आप मुझसे क्यों उम्मीद करते हैं कि मैं साहब प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, मैं चक्कर काटूंगा, वहां रिश्वत दूंगा, वहां अपना ह्यूमिलेशन कराऊंगा, अपने ये बताऊंगा कि मैं उसी का बेटा हूँ? क्यों उम्मीद करते हैं इन चीजों की? नहीं, फिर सर विरोध प्रक्रिया में परिवर्तन का है या उसको परिवर्तन का है? वो भी तो मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भैया आप चाहते कैसे करेंगे इसको? वो नहीं चाहिए। देखिए पूरी अप्रोच क्या है, पूरी अप्रोच NRC की ये है कि पूरे 120 जो है स्टेटलेस लोग हैं, अब आप सिद्ध करो कि आप इंडियन हो।
सर जो मैंने कहा ना 67 जो एक्ट आया था, शत्रु संपत्ति एक्ट, ये उन्हीं को पीड़ा हो रही है, मुझे पता है आज की डेट में। नहीं साहब, पीड़ा मुझे हो रही है, मैं तो अपनी कह रहा हूँ। मैं आज रिटायर्ड होने के बाद बैठा हुआ हूँ, आप मुसलमानों को मारिए गोली, मुसलमानों को मारिए, मुझे पीड़ा हो रही है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो हथियार उठा के विद्रोह कर दूंगा, सीधी सी बात है। अगर आप मुझसे ही उम्मीद करेंगे कि मैं अपने बाप दादा की जो है नेशनलिटी प्रूव करूं इस देश के अंदर इतने दिन रहने के बाद में, तो मैं टू हेल विद यू, व्हाई शुड आई गो एंड ब्लडी स्टैंड इन द ऑफिसेस एंड ब्लडी मूव अराउंड एंड गिव ब्राइब्स टू दोस बाबूज? तो फिर इस लॉजिक मुझे ये अब मुझे मालूम क्या करना होगा? नहीं सर, इस लॉजिक का तो फिर कोई नहीं गलत उसका तरीका है ना। हम आपको तरीका बता रहे हैं, सरकार को तरीका बता रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को मारिए गोली जी, हमारे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे हथियार लेकर के। आप ये बताइए मुझे, मैं क्यों बाबुओं के चक्कर काटूंगा, रिश्वत दूं? साहब मेरी चकबंदी के रिकॉर्ड दीजिए साहब, मेरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, मैं अब मैं शिवचरण सिंह की औलाद हूँ, मैं क्यों साहब धक्के खाऊंगा इस उम्र में? आपने मुझे 30 साल जो है वहां 10 साल मैंने अपने जान हथेली पे लेके मैं जो गांड मराई है इस देश के लिए, इसलिए मराई है 60 साल की उम्र में आके मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, आपको इतना सिद्ध यार, दिस इज नॉट द वे। इस तरह से राष्ट्र नहीं चला करते हैं आप ऐसी आग लगा रहे हैं कि मुसलमानों को मारिए गोली, हमारे लोग ऐसे हमारे ऐसे खड़े हो जाएंगे, विद्रोह करने के उतारू हो जाएंगे। मैं तो नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी तो हथियार उठाएंगे हम, पर हम लाइन में नहीं खड़े होंगे। ये ह्यूमिलेशन है हमारा, ये बेइज्जती है हमारी। नहीं सर, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं साहब हम बाबुओं को पैसे दें वहाँ पर, और वहाँ बीजेपी के लोग खड़े होंगे, आरएसएस के लोग खड़े होंगे, सिद्ध करेंगे कि हम हिंदुस्तानी है और हम पाकिस्तानी है। इससे मैं एग्री नहीं हूँ। अगर ये लॉजिक है कि लाइन में खड़े होंगे, एम्यूनेशन होगा, तो ऐसी तो ना कितनी जगह लाइन में खड़े होते हैं। मुद्रा योजना में क्या हो रहा है आपको चलिए हम बताते हैं। बीजेपी वाले जब तक अप्रूव नहीं करते साला लोन नहीं मिलता वहाँ। देखिए ये जो व्यवस्था ला रहे हैं ना, ये चीज है, ये विद्रोह करा देगी। मुसलमानों को मारी गोली, हम कह रहे हैं हमारे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। सर मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक तो फिर हर जगह अप्लाई होगा। कौन सी जगह लाइन में खड़े नहीं होते हम? नहीं देखिए, अब आप कितनी बार लाइन में खड़े करेंगे? आप आधार लेके आए, हम चले गए बैंक में, हम बड़े रेस्पेक्टिवली गए, बैंक के अंदर गए, बैंक में हमारा अकाउंट था, मैनेजर ने हमको बैठाला, वहाँ कॉपी पिलाई, हमारा आधार बना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई बैंक पे जाइए, कायदे से करो, और वहाँ हमको जो है अभी सबसे पहले डॉक्यूमेंट निकालने पड़ेंगे अपने। नहीं सर, इससे तो फिर मैं एग्री नहीं हूँ। बाकी तो प्रोसेस में तो हमारा प्रजातंत्र है। नहीं वो नहीं कि मैं लाइन में खड़ा होऊंगा, ये डॉक्यूमेंट चकबंदी के रिकॉर्ड में निकालने वाला नहीं हूँ कि शिवचरण सिंह मेरे बाप थे। वो ठीक है सर, लेकिन ये किसी काम के लिए इतने इस लॉजिक कह रहे हैं। देखिए उसका एक तरीका है, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही काम कराएंगे, ये कहाँ है सर? अभी तो कहा ही नहीं। देखिए सुनने को तैयारी नहीं है, वो गधा कहीं का वो मोटा आपका अमित शाह इज नॉट इवन ब्लडी इडियट विलिंग टू लिसन। लेटर लिखिए सर। लेटर का अरे कौन लेटर साहब? कांग्रेस के जमाने में मैं बताऊं, कांग्रेस का मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा पाया था। जिंदगी में हमेशा कांग्रेस को अपोज किया है, लेकिन कांग्रेस वालों में एक अच्छी चीज थी, आप उनको लेटर लिख देते थे, जवाब आता था उनका। मैंने सोनिया गांधी को 2 बार चिट्ठी लिखी, दोनों बार सोनिया गांधी का जवाब मेरे लिए आया, और मैंने इनके राज में कई बार चिट्ठी, साला एक तक जवाब तक नहीं देते। चरण सिंह को मैंने कॉलेज में लेटर लिखा था, चरण सिंह का जवाब आया था मेरे पास। अच्छा। सोनिया गांधी को 2 बार मैंने लेटर लिखा, दोनों बार उन्होंने बड़ा रेस्पेक्टेड कर्नल करके साइन करके जवाब दिया मुझे। ये तो जाने किस दुनिया में बड़ा अहंकार है लोगों में, बड़ा दम है इनके अंदर, इनकी आंखें बंद है, सुनते कहाँ? ये तो बताते हैं ऐसे करो बस। चलिए हो सकता है सर। अभी इनको क्या पता नहीं है, ये बेसिकली इनको पोलराइजेशन का खेल खेल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर दो, साला इनका बंटवारा हो जाएगा, हमारे को वोट मिल जाएंगे। देश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है, जॉब है नहीं लोगों के पास में। नहीं सर, सिर्फ यही खेल रहे हैं क्या? सिर्फ यही पोलराइजेशन का खेल रहे हैं और कोई नहीं है। देखिए उनका खेल तो ये था कि फिर भी धीरे धीरे वो आग लगा रहे थे। 70 साल हो गए तो धीरे धीरे आग लगा रहा था, इन्होंने पूरा उसमें हवा दे दी उसको। 70 साल हो गए थे सर उनको खेलते खेलते, उनको तो खेलते खेलते सर 70 साल हो गए थे। क्वांटिटी बढ़ गई। बीच में और भी पार्टियां आई, चरण सिंह भी आया, बीच में थर्ड फ्रंट भी आया था, उसे क्यों बोल थोड़े से टाइम पीरियड के लिए सर? नहीं, थर्ड फ्रंट का बड़ा असर पड़ा।
नहीं, टोटल मिला के फ्रंट की वजह से आपका ब्राह्मणवाद खत्म हो गया, वरना जनरल वीके सिंह चीफ नहीं बनते। अगर मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता या शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता तो जनरल वीके सिंह चीफ नहीं बन पाते। बहुत असर पड़ा उसका, जो थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ टोटल उसकी वजह से बहुत असर पड़ा। जो ब्राह्मणवाद था वो ढीला पड़ा। 10 साल का पीरियड भी नहीं होगा टोटल मिला के सबका इनका। हाँ जी, इन थर्ड फ्रंट का टोटल मिला के 10 साल का पीरियड भी नहीं है टोटल। नहीं जो भी है, पर थर्ड फ्रंट तो बहुत ज्यादा आवाज उठी ना, एक आवाज उठी, वो बैलेंस हुई, पावर बैलेंस हुआ। वो बुलबुला था, कुछ भी नहीं था वो ज्यादा टाइम चला कहाँ पाए, 4 साल 4 महीने चंद्रशेखर चला पाए, 9 या 11 महीने चला पाए। सवाल ये, एक आवाज उठी और आवाज उठने की वजह उसका फर्क पड़ा, उसका फर्क पड़ा। कोalition गवर्नमेंट बनी, कोalition गवर्नमेंट बनने से बाकी जातियों की भी सुनवाई हुई। देखिए, हमने जब आर्मी ज्वाइन की थी ना, चौहान साहब, मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ, हमने जब आर्मी ज्वाइन की, हमसे कहा गया था इस बात को, जाति पूछ के कहा गया था कि आप लोग तो चीफ बन ही नहीं सकते। अच्छा, ये हालत थी 85 में जब हमने आर्मी ज्वाइन की थी। क्यों कि मार्शल कास्ट का आदमी चीफ नहीं बन सकता, ये पॉलिसी है। और आपको ताज्जुब होगा इस चीज को जान करके, हमारी जातियों को लेकर के किस रेजिमेंट में पोस्टिंग होगी उसकी पॉलिसी थी। अच्छा, साहब ये चौहान है तो ये इसको इस रेजिमेंट में नहीं भेजा जाएगा, ये जाट है तो उसको इस रेजिमेंट में नहीं भेजा जाएगा। ये मिसेस गांधी काम आती है। अच्छा, आपने ऐसा क्यों रूल बनाया? तो जब ये थर्ड फ्रंट वाले आए, इन्होंने हटवा दिया उस रूल को। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत है। किसी जाति को आप क्यों विशेष को प्रिवेंट कर रहे हैं किसी रेजिमेंट में जाने से? या ये क्या पॉलिसी है कि साहब मार्शल कास्ट का चीफ ही नहीं बनेगा? तो वो इनको कहीं अपना अंदर का डर होगा ना कि मार्शल कास्ट का तो इनको टेक ओवर ना कर ले। इसका इनको तो उस समय के नेताओं को, जो भी था, इंदिरा जिसने भी किया, इनको डर होगा अपना एक कि मार्शल कास्ट का कहीं ऊपर उठकर सेना पर कब्जा करके इनका कब्जा ना कर। नेहरू के जमाने में इतना नहीं था, बट मिसेस गांधी ने जब 71 वॉर जीत लिया तो ब्राह्मणवाद हावी हो गया। 71 को जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मिसेस गांधी ने किया वो प्री प्रोसेस खत्म किया आपकी प्रिंसली स्टेट्स की। मिसेस गांधी का सबसे पहला काम क्या था? आप देखिए जरा इतिहास उठा करके। हाँ, जैसे ही उन्होंने वो लड़ाई जीती, उसकी पॉपुलरिटी बहुत हाई थी। सबसे पहले उन्होंने जितने राजा महाराजा उन्होंने प्री प्रोसेस खत्म कर दी। तो झंडा लेके जो घूमते थे ना, सबके झंडे हटवा दिए उसने। ये तो खैर था। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, कराइए नाथी वगैरह, थोड़ा समझाइए इनको। आप संवाद के भाई, आप इस बात को उठाएं कि भाई यूआईडी ऑलरेडी है, 2021 में सेंसस होने वाला है। सेंसस में वैसे ही पूरी कार्रवाई होगी जी। सबसे पहले वोटर लिस्ट को कनेक्ट कीजिए हमारे यूआईडी के साथ, हमारी प्रॉपर्टी को कनेक्ट कीजिए, है ना जी। 2021 के सेंसस में कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम। हाँ, देखो कैसे हो सकता है, जो आप पॉइंट बता रहे हैं, हो सकता है वो ही पॉइंट वो भी सोच रहे हो, क्योंकि अभी कुछ ड्राफ्ट तो किया नहीं है कि उसको कैसे करेंगे, सिर्फ ये कि एनआरसी करेंगे। तो वो तो आए तो आप बैठ के आसाम की तरह करेंगे। नहीं, आसाम की तरह नहीं, सिर्फ ये था कि आसाम अकॉर्ड जो हुआ था उसके हिसाब से फिर बाद में हिंदुस्तान में भी किया जाएगा। अब वो क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो बैठ के फिर हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो उसको सुन भी लिया हो उन्होंने। और दूसरा बात ये साहब, हमें मेरे आरएसएस के एक बहुत बड़े आप लीडर हैं, उनसे हर 3-4 महीने मेरी वार्तालाप होती है। बेचारे वही रिंग करते हैं झंडे वाला से। अच्छा। वो मेरे विचारों से फीडबैक लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि साहब 22 करोड़ मुसलमान हैं, क्या करेंगे इनका? भाई चलो 1000-2000 होते, चलिए मैं तो आपको बिल्कुल रेडिकलाइज्ड भाषा में बात करता हूँ। हम तो फौज में रहे हैं और इन्फेंट्री में रहे, जूता और डंडा चलाया है। 70-80 आदमी तो मेरे हाथों से ही मरे होंगे, है ना जी। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा ये बताइए 8-10 हजार होते तो मार मूर के दबा देते, 15-20 हजार होते फिर ही मार देते, 1-2 लाख होते तो फिर भगा देते कहीं पे। 22 करोड़ का क्या करोगे? नहीं, सही बात है, इतना तो बड़ी संख्या, उसका तो आप कुछ है वो बता रहे हो। और आप अब एक नहीं हो, दलित आपके साथ नहीं है, जातिवाद आप करते हो। और ये अभी किसी ब्राह्मण से पूछ लो कि भाई अगर आपकी लड़की मैच्योर है और किसी राजपूत से शादी तो मान जाओगे? तैयार नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। नहीं है हमारे यहाँ तो है। यूपी में राजपूतों गुंडा बोल के आए, भैया राजा भैया गुंडा बोलते हैं वो लोग, अभी भी गुंडा बोलते हैं।
तो ये जो जाति जब तक आप हल्की नहीं करोगे, आपस में भाईचारा नहीं होगा, तो मुसलमानों से और पंगे ले लो बैठे बैठाए। चलो देखते हैं सर कैसे करते हैं। बाकी नहीं सोचने वाली बात है। आप गाली देखिए, आप आपके पड़ोस में मान लीजिए पहले कोई बंदा रहता है, मान लीजिए आप उससे पंगा लेने की प्लान कर रहे हो, अपनी ताकत तौलोगे ना, उसकी ताकत भी तौलोगे। भाई 22 करोड़ की आपने ताकत तौली कि नहीं तौली? कल को आप झगड़ा करोगे, जिस तरह आप माँ बहन की गाली पिछले 6-7 साल से दे रहे हो आप उनको, ठीक है ना, कोई कौम कैसे बर्दाश्त कर लेगी? कब तक बर्दाश्त करेगी? कुछ तो लोग खड़े हो जाएंगे ना। इतनी गांडू कौम भी नहीं है वो, बाय द वे। तो या तो बिल्कुल ही गांडू कौम हो, मुसलमान गांडू कौम नहीं है साहब। ठीक है जी। और गांडू कैसे हो जाएंगे? तो ज्यादातर तो हमारे कन्वर्ट ही है, राजपूत हैं, जाट है, गुजर हैं, ज्यादातर तो वही है। 80-90% तो कन्वर्ट ही है। ठीक है। तो खून बदलने से, धर्म बदलने से खून थोड़े बदल जाएगा। कब तक गाली गलौज सुनेंगे? तो ये क्या रास्ता, इसका कोई उपाय है? तो कोई जवाब नहीं होता। सर इनको कौन दे रहा था? अब तक तो यही देते आए थे ना। कौन? यही लोग देते हमको भी तो जवाब। भाई आपका क्या प्लान है? आप 22 करोड़ मुसलमानों क्या करेंगे? 22 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा है कोई। सिंपल है कि जो बाद में 47 के बाद में आया है उसको नहीं मिलेगी बस। नहीं इसको छोड़िए। मैं तो अब मैं दूसरे से कुछ इशू आ गया। भाई 22 करोड़ मुसलमानों को जो गाली गलौज हो रही है, आप एक और बंटवारा कराना चाहते हैं? कहाँ हो रही है? कौन कर रहा है? साहब सरेआम होती है वो। कह रहे हमें मालूम है किस कपड़े मतलब इतने छोटी अकल का आदमी है ये इंसान, प्रधानमंत्री देश का। जैसे कि साहब कुछ कपड़ों से पता लग रहा है कौन लोग हैं। क्या मतलब है यार? ये की होगी वैसे कुछ नहीं उधर से भी करते हैं ना, और बहुत करते हैं। जैसी 1-2 चीजें कुछ नहीं इधर से करी होगी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें उधर से भी करते हैं। अरे 100 करोड़ की तरफ से करें। देखिए हम बड़े होने के नाते देश चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें इनको ऐसा एसिमुलेट करना चाहिए जिससे कि धीरे धीरे ये हल्के पड़ते चले जाए। तो वही यहाँ ये जो पॉइंट आपने बोला ना, समझदार पॉलिसी अडॉप्ट की थी अकबर ने। अकबर प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं था बाय द वे। हमारे देश में 3 सम्राट ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक धारा बनाई थी, और उस धारा पे आप चलेंगे तो देश चल जाएगा, उस धारा पे नहीं चलेंगे तो बिखर जाएगा। सबसे पहले सम्राट अशोक ने उसकी नींव रखी थी, फिर उसको कनिष्क ने उठाया, और उसको अकबर ने और ताकत दी। अकबर की समझ में आ गया था कि ये हिंदू मुसलमान चलेगा नहीं इस देश में। तो उसकी पूरी कोशिश ये थी कि मुसलमान भी जैसे सनातन धर्म का 740 पंथ है, ऐसे ही पंथ में एसिमुलेट हो जाए। तो उसने भक्ति काल को बढ़ावा दिया, है ना जी। तो ये एसिमुलेशन का ही रास्ता है हमारा। 22 करोड़ से आप ये जो गाली गलौज चल रही है और ये तमाशा हो रहा है ना सब पोलराइजेशन का, आप एक बंटवारा और कराओगे, एक बंटवारा और होगा। और ये अब पिछली बार तो 8-10 लाख ही आदमी मरे थे, इस बार करोड़ों में लोग मरेंगे। बंटवारा तो खैर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो आपने रिवोल्ट, कैसे नहीं होगा? आप बताएं कैसे नहीं होगा? आप 22 करोड़ लोगों को क्या करेंगे? बंटवारा तो नहीं होगा। जो रिवोल्ट आपने बोला 22 करोड़ लोगों को आप जूता मार के आप पाकिस्तान तो नहीं भेज सकते सर, मैं बता रहा हूँ ना, बांग्लादेश नहीं भेज सकते। क्या करेंगे आप? तो वो भी एनआरसी पारित कर लें अपना, क्या दिक्कत है? वो भी एनआरसी पारित कर लें अपना। कौन? नहीं मैं तो अपने मुसलमानों 22 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो अपने हिंदुस्तानी है। चलिए सर, मैं किसी दिन घर आऊंगा आपके। आइए बैठेंगे, चाय जल्दी से बात करेंगे। तो अभी तो मैं एक दिन बिजनौर जाना है मेरे को, 25 को एक प्रोग्राम है वहाँ पर, उसको कंप्लीट करने के बाद में आता हूँ। फिलहाल आप लोगों का संवाद है जरा, मैंने तो इसलिए आपसे बात करनी चाहिए। भाई हमारा जो, मैं लाइन में खड़ा होने वाला नहीं हूँ, अगर मुझसे कहा तो उसकी मेहनत, देखिए हमारे ऐसे लोग हथियार उठा लें, ये बेइज्जती है हमारी। इतने मेहनत करने के बाद, इतना करने के बाद हमसे ये कहा जाए कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, जो तुम सिद्ध करो। तो जी मेरे पास तो एक ही शब्द है, चौहान साहब कॉलेज वाला, मैं रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे। आप इतने दिनों बाद मुझसे ये उम्मीद करेंगे मैं सिद्ध करूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं या बांग्लादेशी हूं, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, हमारी ऐसी तैसी। ठीक है, चलिए सर, मैं मिलता हूँ फिर आके, है ना, किस दिन आपसे। ओके जी ठीक है सर, थैंक यू सर।